जो आज आपको बताएंगे कोरोना का नया रूप स्वरूप स्ट्रेन के रूप में किस तरह से आ रहा है, वैक्सीन के क्या लाभ हैं, बचाव किस तरह से किया जाए, अपने आप को सुरक्षित कैसे रखा जाए। साथ ही सामाजिक चिंतन पर भी बात करेंगे कि हमारे समाज का उत्थान उपयोग किस तरह से हो और किस तरह से हम काम कर सकते हैं। इस सब बातों पे आज हम चर्चा करेंगे श्री वेद लिलारे साहब से, डॉक्टर वेद प्रकाश लिलारे। मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा अपने व्यक्तित्व के बारे में और साथ ही अपने कृतित्व के बारे में बताएं और फिर हम चर्चा करेंगे कोरोना और स्ट्रेन पे। धन्यवाद। जी, धन्यवाद तो धन्यवाद सर। मेरा नाम डॉक्टर वेद प्रकाश लिल्हारे है। मैं बालाघाट में जनरल फिजिशियन हूँ। मैंने 2010 में एमबीबीएस पास की है डीएवीवी इंदौर यूनिवर्सिटी से। उसके बाद मैंने बॉम्बे हॉस्पिटल इंदौर से ही डॉक्टर इदरीस अहमद खान सर के अंदर पीजीडीसीसी डिप्लोमा इन कार्डियोलॉजी किया है 2012 में। उसके बाद मैंने डायबिटोलॉजी में डिप्लोमा किया है। फिर मैंने डीएनबी फैमिली मेडिसिन करी है, अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट 2017 तक, 14 से 17 दिल्ली मैक्स हॉस्पिटल दिल्ली से। उसके बाद मैं कटनी में 1 साल धर्मलोक हॉस्पिटल में कंसल्टेंट रहा और 2018 को मैंने अपने घर आने का निर्णय लिया कि मेरा मानना ये था कि यदि मैं डॉक्टर बन रहा हूँ तो मेरी सोसाइटी, मैं जहाँ पे रहता हूँ उस जगह की, मेरे समुदाय को क्या बेनिफिट है मुझसे। तो मैंने अल्टीमेटली ये सोच करके घर आने का निर्णय लिया और 2018 से मैं कंटिन्यू अपना वेद हेल्थ केयर बालाघाट में संचालित कर रहा हूँ। और साथ ही साथ जब से मैं दिल्ली में था तो हम लोगों ने यह सोचा कि क्यों ना जितने लोग बाहर डॉक्टर हमारे कम्युनिटी के हैं, सभी लोग एक साथ यूनाइट होकर एक दूसरे को जाने। तो मैंने 2016 में एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जिसमें लगभग हमारे समाज के जितने भी इंडिया में डॉक्टर्स हैं उनको हमने साथ में जोड़ा है, ताकि पूरे इंडिया के डॉक्टर एक साथ कनेक्टिविटी में बने रहें। और साथ ही साथ एक छोटी सी पहल हम लोगों ने की है, छू लो आसमान किसने रोका है के माध्यम से और वेद हेल्थ केयर के माध्यम से, जिससे कि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको कहीं ना कहीं किसी भी रूप से, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो शैक्षणिक हो, चाहे वो मोरल के रूप में हो, उन्हें गाइडेंस मिलता रहे। छूलो आसमान जो कि हमारे लोकेश लिल्हारे जी हैं, उनका वो संरक्षक है उसके, और साक्षी लिल्हारे जी जो है उसकी डायरेक्टर है। और साथ ही साथ जो मेरा वेंचर है, मेरी वाइफ का वेंचर है वेद हेल्थ केयर, उसके माध्यम से हम लोगों को ये देखते हैं कि किन जगह पर स्वास्थ्य को लेकर के हम गाइडेंस कर सकते हैं, किन किन छोटी छोटी कम्युनिटी में जाकर के गाइडेंस कर सकते हैं, या हेल्थ के रूप में हम अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वहन कैसे कर सकते हैं, लोगों को क्या गाइड कर सकते हैं या लोगों की किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं। यूजली डॉक्टरों के सर में ये जिम्मेदारी होती है कि कम से कम खर्चे में हम अच्छे से अच्छा कर करके दें। ये दायित्व तब बढ़ जाता है जब वो व्यक्ति हमारा करीबी होता है। ठीक है, तो एक प्रेशर भी होता है, एक काम करने की जिम्मेदारी भी होती है। तो यही सब सोच को लेकर के हम लोगों ने थोड़ा सा सामाजिक जो चिंतन है इसमें थोड़ा सा हेल्प करने की एक सोच रखी है, और वो काफी हद तक के हम उसमें मतलब आगे बढ़ चुके हैं और हमारे हिसाब से लगभग लगभग ठीक कर रहे हैं। हेलो। हेलो मोहन जी, सुन पा रहे हैं आप? हेलो। जी जी, जारी रखिए जारी रखिए। जी, तो यह तो एक तो हमारे आवाज आ प्रोफेशन रही को है मुझे लेकर के, बराबर। जी जी, यह एक जो बात थी ये हमारे प्रोफेशन को लेकर के, हमारे एक सामाजिक दायित्व के लेकर के हो गई। और यदि आपके कुछ क्वेश्चन हो जो मैं मतलब मिस कर रहा हूं तो आप क्वेश्चन के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं।
नहीं, मुख्य बात आज का जो समय है वो कोरोना काल का है, महामारी का जो इशू जी जी बहुत बना, जिसने जीवन पे, हमारे आम जन जीवन को जी जी बहुत बुरी तरह जी प्रभावित जी किया है। अ, जी जी इसके बारे में आप थोड़ा बताएं कि इससे, ये समस्या किस तरह की, इसका निदान क्या है, इसका बचाव क्या है, और हर एक जी जी व्यक्ति को क्या कोरोना की वैक्सीन लगाना जरूरी है, या वो कोई इसका उपाय है कि वो बचाव और किस तरीके से कर सकता है अगर वैक्सीन नहीं लगाता है तो। और जो कोरोना जी का जी जो नया रूप स्वरूप आपको देखने को मिला है हम लोगों को, स्ट्रेन के रूप में जो फैल रहा हाँ, है, जी जी उसको लेके भी मेरे सवाल है, तो जी कृपया इस बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए जैसा कि अभी जो कोरोना का नया स्ट्रेन आया है, लंदन स्ट्रेन जिसे कहा जा रहा है, तो मैं कोरोना की कहानी थोड़ा शुरुआत से शुरू करता हूँ, जो वुहान से स्टार्ट हुई थी। उसके हम्म। बाद हम ये नए स्ट्रेन पे आएँगे तो हमें समझ में आएगा कि कैसे वायरस ने अपने आप को चेंज किया है ना? हम्म। तो देखिए हम्म। जो कोरोना वायरस था, ये कोरोना फैमिली का न्यू जनरेशन वायरस था। कोरोना हम्म। फैमिली के पहले भी वायरस रहे हैं, तो ये वुहान हम्म। से स्प्रेड हुआ, है ना? और ये हम्म। एक रेस्पिरेटरी वायरस था, कोरोना वायरस ज़्यादातर रेस्पिरेटरी वायरस रहते हैं। कोविड-19 इसलिए नाम हम्म। दिया गया कि मतलब दिसंबर 19 को वुहान में आइडेंटिफाइड कर लिया गया था। उसके बाद से ये सारी जगह स्प्रेड होता गया। इसके हम्म। स्प्रेड मतलब जो संक्रमित करने की क्षमता थी, उतनी नहीं थी, हम्म। उतनी ज़्यादा नहीं थी। ये अ अ, खाँसने के माध्यम से, साँस लेने के माध्यम से या थूकने के माध्यम से फैलता था, है ना? हम्म। इसको बोलते हैं हम्म। रेस्पिरेटरी स्प्रेड बोलते हैं इसे। हम्म। तो यह एक हम्म। संक्रामित बीमारी थी। इसके हम्म। लक्षण ये होते थे, तेज हम्म। बुखार आना, हम्म। सांस लेने में तकलीफ होना, सर दर्द होना, हम्म। मुंह का हम्म। टेस्ट चला जाना, सूंघने की हम्म। क्षमता में कमी हो जाना और साथ ही साथ जो श्वास भरती थी उसके कारण बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होना। तो जो सबसे हम्म। इसमें खतरनाक पार्ट था वह था ऑक्सीजन की कमी होना। जो हम्म। बॉडी में जो ऑक्सीजन श्वास लेने में दिक्कत होने के कारण जो फेफड़े के खराबी करता था, तो श्वास लेने में दिक्कत, ज्यादातर एडमिशन इसी कारण से होते थे। यह हाँ उन हाँ। लोगों को ज्यादा अफेक्ट करता था जिन लोगों को पहले से कोई श्वास की बीमारी रही हो या हम्म। जो लोग इम्यूनो कम्प्रोमाइज हो। अब इम्यूनो कम्प्रोमाइज में कैसे लोग आ जाते हैं? जिनकी उम्र 50 साल से अधिक हो, जिन्हें पहले से अस्थमा हो, जिन्हें पहले से हम्म। कोई कैंसर की बीमारी हो, जिन्हें डायबिटीज की शिकायत हो या जिन्हें पहले हम्म। से टीबी की शिकायत हो या अन्य हम्म। कोई रीनल कंपोनेंट या किडनी की बीमारी हो, तो ऐसे लोग इम्यूनो कम्प्रोमाइज श्रेणी में आ जाते हैं, है ना? हम्म। उन लोगों हम्म। पे यह बीमारी, कोई भी वायरल इन्फेक्शन ज्यादा जल्दी अटैक करता है या कोई दूसरे इन्फेक्शन ज्यादा जल्दी अटैक करते हैं। हम्म। अब यह हुआ कि इस बीमारी के सब ट्रीटमेंट चालू हुए, रेमडेसिविर और फेविपिराविर आए। बहुत सारे हम्म। कंट्रियों में बहुत सारी जाने गई। हम्म। हम इंडियन लोगों में जो यहाँ पर आया, तो देखिए क्या है, हम जो भारतीय लोग हैं थोड़े से पहले से मतलब स्ट्रांग होते हैं, है ना? हमारी हम्म। इम्यूनिटी अदर अदर कंट्री के अपेक्षा थोड़ी अच्छी होती है। तो यहाँ पर इसने काफी ज्यादा नुकसान किया, बट जितना लोग सोच रहे थे उतना नहीं हुआ। अब मैं बताता हूँ, जैसे वायरस 1 साल पुराना हो गया, अब बोल रहे हैं कि नया स्ट्रेन आ गया, नया स्ट्रेन आ गया। देखिए यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, प्राकृतिक प्रक्रिया है वायरस के लिए। जो हम्म। कोरोना वायरस है एक आरएनए वायरस है और रेस्पिरेटरी वायरस है, मतलब ज्यादातर रेस्पिरेटरी ट्रैक मतलब नाक, मुंह, फेफड़े और जो श्वास नली होती है इसको अफेक्ट करता है। तो क्या होता है, जब भी वायरस एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है और बहुत लंबा समय लेता है, तो वह अपने आप को उस हिसाब से ढालना शुरू करता है, जिसे म्यूटेशन बोलते हैं एक तरीके से। तो नया स्वरूप इन्हीं म्यूटेशन के कारण हुआ है। तो म्यूटेशन जो शॉर्ट टर्म में होते हैं और लॉन्ग टर्म में होते हैं, तो उन्हें हमारी साइंटिफिक भाषा में स्विफ्ट और ड्रिफ्ट की परिभाषा में वो कहा जाता है, स्विफ्ट और ड्रिफ्ट कहा जाता है। तो यह वायरस का एक म्यूटेशन है जो नया स्ट्रेन आया। अब इससे भी कई, जो अभी तक के कहा जा रहा है कि 24 तरह के स्ट्रेन आइडेंटिफाई हो चुके हैं, जो कई, जैसे लंदन वाला जो स्ट्रेन है ये काफी है। मैं अभी बताऊंगा आपको कैसे खतरनाक है, और इसके और भी कई स्ट्रेन है जो उतने प्रभावी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो उतनी क्षमता डेवलप नहीं कर पाए हैं अपने आप में, वो स्ट्रेन आरएनए वायरस, जो कोरोना आरएनए वायरस है।
लंदन स्ट्रेन प्रभावी इसलिए हुआ, उसने अपने जीनोम में जो चेंजेस किए, तो उसके कारण जो उसके संक्रमित करने की क्षमता जो लोगों में है वह बढ़ गई। मतलब वह कम जो मतलब पहले एक एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कि एक बार छींकते थे तो 50,000 वायरस जाते थे। इसमें ऐसा एक बार छींक रहे हैं तो 50,000 वायरस जा रहे हैं, लेकिन उसमें 50,000 वायरस जाने में संक्रमित करने की क्षमता, मतलब दूसरे आदमी को अफेक्ट करने की क्षमता पहले वायरस की तुलना में काफी बढ़ गई है। इसके जो क्या नुकसान है? नुकसान ये है कि अधिक से अधिक लोग संक्रमित होंगे। ठीक है, यह वायरस वहां से फैला है, तो देखिए भारत की जो अथॉरिटीज है उनने किस तरीके से अपनी सीमाओं को सील किया है, इंटरनेशनल फ्लाइट्स बंद है, या जो लोग आ गए हैं उन लोगों की प्रॉपर स्क्रीनिंग हो रही है ताकि इसको और ज्यादा स्प्रेड होने से फैला जा सके, रोका जा सके, फैलने से रोका जा सके। क्या पुरानी किट, जो पुराने टेस्ट आरटीपीसीआर या रैपिड एंटीजन टेस्ट थे या ट्रूनाट टेस्ट थे, वो कारगर है? हाँ, अभी भी वह टेस्ट कारगर है कि जिससे ये नया वायरस जो आ रहा है वह डिटेक्ट हो जाए। क्यों? क्योंकि पहले से वायरल डिसीजेज में यह देखा जाता है कि यह म्यूटेंट होंगे या म्यूटेशन होगा इसमें, तो उस चीजों को ध्यान में रख करके ही सारे टेस्टों को डेवलप किया जाता है। तो ट्रूना टेस्ट है, रैपिड एंटीजन टेस्ट है और आरटीपीसीआर टेस्ट है, यह अभी भी कारगर है इस नए लेटेस्ट वायरस को डिटेक्ट करने के लिए। क्या दवाएं काम करेंगी? हाँ, बिल्कुल दवाएं काम करेंगी, और जो वैक्सीन आ रहे हैं वह भी काम करेंगे, क्योंकि वैक्सीन को डेवलप ही इस तरीके से किया जाता है और टेस्ट को डेवलप ही इस तरीके से किया जाता है वायरल डिसीज के सापेक्ष में कि अगर इनमें कोई म्यूटेशन होता है तो वह अपने आप को जो म्यूटेशन करते हैं उसमें वह दवाएं कारगर रहे। बचाव के क्या उपाय? बचाव के उपाय आज भी वही है, सोशल डिस्टेंसिंग, बार साबुन से हाथ धोना, किसी भी व्यक्ति को यदि सर्दी खांसी बुखार हो तो अपने निकटतम डॉक्टर पे जाकर के दिखाना, या जो भी फीवर क्लिनिक बनाया हुआ है गवर्नमेंट ने उसको जाकर के दिखाना। तो इससे क्या होगा कि जो एक संक्रमण एक स्टेज होती है कि जब वह आदमी उस लेवल में संक्रमित हो जाए और उसको सर्दी खांसी आना चालू हो, या वो जब मुंह से स्प्रेड करने लगे वायरस, तो उसके पहले ही जाकर के उसकी दवाएं चालू हो जाएं, ताकि वह जो कंटेजियस उसकी जो स्टेज है, वो संक्रमण की जो पावर है वो थोड़ी कम हो जाए। तो बचाव के उपाय यही है। सर्दी खांसी बुखार जैसे लग रहा है, सांस भरने में दिक्कत हो रही है, मुंह का टेस्ट चला गया या सूंघने की क्षमता चली गई, तो निकटतम अपने डॉक्टर को दिखाएं। नमक के पानी के गरारे करें, भाप लें, और दवाएं जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं वो चालू करें। लेकिन ये होना चाहिए कि सिम्टम को अर्ली देख करके जल्दी से जल्दी वह डॉक्टर के पास पहुंच जाए। दूसरी बात, टेस्ट जितने अधिक से अधिक होंगे पता उतने जल्दी से जल्दी चलेगा। वैक्सीन शायद इंडिया में लगना चालू हो गए हैं, और मध्य प्रदेश में भी फरवरी माह तक के वैक्सीन लगना चालू हो जाएंगे। तो वैक्सीन सबसे पहले जो हेल्थ केयर वर्कर है उन लोगों को लगेंगे, उसके बाद दूसरे लोगों जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज लोग हैं उन लोगों को लगेंगे। मतलब वो चरण फेज के हिसाब से लगेंगे वैक्सीन, और वैक्सीन सभी को लगाना चाहिए। और ऐसा भी नहीं कि वैक्सीन लग गया है तो लोग बिल्कुल मास्क लगाना छोड़ दें या बिल्कुल बैकऑफ होकर के घूम रहे हैं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। वैक्सीन के असर आने में टाइम लगता है। वैक्सीन एक प्रिवेंटिव मेजर है, ना कि जो बोलना चाहिए सुधारने का दवा नहीं है। वैक्सीन ये है कि आपको फ्यूचर में दोबारा इस वायरस के संक्रमण के खतरे को कम करेगा, ऐसा नहीं कि पूरी तरीके से खत्म कर देगा। तो वैक्सीन लगवाना जरूरी है, और वैक्सीन लगने के बाद भी हमें पूरी सतर्कता बरतनी है। फिजिकल डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। बार बार अपने हैंड को सैनिटाइज करना है या साबुन से धोना है, क्योंकि सरफेस जो कहीं पर भी लोग छींक रहे हैं, खांस रहे हैं, तो सरफेस हर जगह कंटामिनेटेड है या प्रदूषित है। तो हाथ धोने से आपके हैंड से कीटाणु बह जाएंगे, जो विषाणु है वो बह जाएंगे। तो हाथ धोना है प्रॉपर। ये इसके बचाव के उपाय हैं। और जो नए स्ट्रेन को लेकर के बातचीत है, तो उतना ज्यादा पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। वायरल डिसीज का यह एक प्राकृतिक लक्षण है। ये और कभी और बहुत सारे रूपों में म्यूटेशन होगा इसमें। तो कई इससे स्ट्रांग होंगे, कई इससे कमजोर होंगे।
तो हमें बस इस बात का ध्यान रखना है कि सोशल, ये मतलब ये हमारी जिंदगी में शामिल हो गया है कोरोना वायरस। जैसे पहले वायरल डिसीजेस होती थी ना, बच्चों को होती थी, एक बच्चे की हुई परिवार में तो दूसरों को सभी को हो गई और सबको हुई और फिर एकदम से ठीक हो गई। तो यह भी उसी तरीके से, लेकिन ये इसकी संक्रामक जो है वह थोड़ी सी संक्रामकता ज्यादा है, ज्यादा लोगों को अफेक्ट करेगी। जिन लोगों की इम्यूनिटी डाउन है उन लोगों को ज्यादा अफेक्ट करेगी। तो हमें केवल बचाव रखना है, एहतियात बरतनी है, बुजुर्गों को थोड़ा सा ध्यान देना है कि वह हमेशा मास्क लगा के रहें, बार बार हाथ धोते रहें और ज्यादा भीड़ भाड़ इलाके में न जाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। और जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज लोग हैं, वो जो जैसे कि डायबिटिक है, अस्थमेटिक है, जिनको सांस की कोई बीमारी है, ब्लड प्रेशर वाले मरीज हैं, कार्डियक मरीज हैं, या जिनको कोई कैंसर की बीमारी है या किडनी की बीमारी है, यह इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट कहलाते हैं। इन लोगों को थोड़ा बचाव रखना चाहिए। वही मास्क लगा करके रखें, ज्यादा भीड़ भाड़ इलाके में ना निकले, हाथ बार बार धोएं। और किसी भी तरीके से सर्दी खांसी या सांस भर रही है या सुगंध चली गई नाक से आना, या फिर जबान का टेस्ट चला गया, मुंह का टेस्ट चला गया, तो अपने निकटतम डॉक्टर को हम तुरंत बताएं। तो यह नई स्ट्रेन के बारे में था। लगभग लगभग पुराने के जैसा ही है, संक्रामकता अधिक है। तो केवल और केवल हमारी जानकारी ही हमारा बचाव, सोशल डिस्टेंस ही हमारा बचाव है, मास्क लगाना ही हमारा बचाव है, और बार बार हाथ धोना ही हमारा बचाव है, भीड़ भाड़ इलाकों से बचना ही हमारा बचाव है। हाँ जी हाँ जी मोहन जी, डॉक्टर आपकी साहब, ये बात समझ में आई। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। मुझे लगता है कि आपने ये बताया कि वैक्सीन जो है वो एक इलाज नहीं है, इलाज का तरीका नहीं है, बल्कि बचाव का तरीका है। जी और जी जी इसको ऐसा नहीं है कि आपने वैक्सीन लगा लिया तो उसके बाद आप सतर्कता ना बरतें। वही सब चीजें आपको फॉलो करने हैं, वही प्रोटोकॉल आपको फॉलो करना है। और जी आपने ये भी बताया कि वैक्सीन का प्रभाव, उसका असर आने में भी समय लगता है। तो जी जी कोई भी, मुझे लगता है आपने हिदायत भी दी है कि कोरोना की एक वैक्सीन लगाने के लिए आपकी सुरक्षा होगी, मगर उसको समय लगेगा और प्रभाव बनने में उस वैक्सीन का समय लगता है। और जी हमको बचाव तो सोशल डिस्टेंसिंग हो या मास्क लगाना हो, ये सारी एहतियात, या बार बार हाथ धोना हो जी साबुन से, ये सब चीजें तो हमें प्रक्रिया में पालन करना ही है। जी मेरा एक प्रश्न और था, आपने बार बार ये बात की, इम्यूनिटी वाली बात की, कि भारतीय हमारे जो लोग हैं भारत के रहने वाले, उनका जो खान पान बोले, रहन सहन बोले, उनका इम्यूनिटी पावर बहुत अच्छा होता है। जी 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 तो इम्यूनिटी पावर किस तरह से अच्छा होता है, उसको किस तरह और बढ़ाया जा सकता है, ताकि प्रतिरोधक क्षमता अगर बढ़ जाएगी जी तो उसको आसानी से उस पर संक्रमण का असर नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि संक्रमण कैसे होता है और उससे प्रतिरोधक क्षमता आपकी बढ़ा सकते हैं, योग जी से, ध्यान से, जी खान पान से, तो उसके बारे में थोड़ा प्लीज बताइए। देखिए, जो हम लोगों के इम्यूनिटी की बात रही, भारतीयों की इम्यूनिटी की बात रही, तो वो हम लोगों के जीनोटाइप में है ना। दूसरी बात, जैसे हम बड़े होते हैं, छोटे से बड़े होते हैं, तो हमारी लाइफ में हम लोगों को कई बार वायरल इन्फेक्शन हो जाता है एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज। मतलब हमारे यहाँ जो सर्दी खांसी बुखार बच्चे को जब वो पैदा होता है तो उसके 5 साल 10 साल होते तक के 5 4 5 बार हो जाता है। तो एक हमारे बीच में कम्युनिटी में एक हर्ड इम्यूनिटी बोला जाता है, जो कम्युनिटी में डेवलप होती है। तो वो इम्यूनिटी हमारे शरीर में होती है जो हमको बचा करके रखती है दूसरे वायरल इन्फेक्शन से भी। अब रही बात की जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट है, उनको हमें कैसे इम्यूनिटी बढ़ाना है। तो देखिए, हमें नींद प्रॉपर लेनी है, प्रॉपर 8 घंटे की नींद लेनी है, पैनिक नहीं होना है। ज्यादा दिमाग में स्ट्रेस लेने के कारण भी हमारी इम्यूनिटी डाउन होती है। योग, जो लोग घूमते हैं या योग करते हैं या ध्यान करते हैं, नियमित करते रहिए। इससे शरीर में जो इंटरनल जो न्यूरोट्रांसमीटर और हार्मोन्स होते हैं, जो हमारे शरीर के मूड एलिवेट करते हैं, वो सीक्रेट होते हैं। जैसे बोलते हैं ना, ब्रिस्क वॉकिंग करो आप, सुबह सुबह या शाम को कोई भी एक टाइम तेज दौड़ेंगे तो दिन भर शरीर हमारा स्फूर्तिवान रहता है। तो उसका एक रीजन होता है कि हमारे शरीर में कुछ तरीके के न्यूरोट्रांसमीटर्स और हार्मोन रिलीज होते हैं, जिनमें से एक एडोरफिन होता है।
तो यह हमारा हमेशा मूड इलिवेट करके रखता है। तो इससे क्या होता है, मूड इलिवेट करने के साथ साथ हमारी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होती है। जब मूड इलिवेट होता है तो कोई भी चीज हमारे शरीर में जो किसी भी तरीके की नुकसान करने वाली चीज होती है, उतने अटैकिंग मतलब उसका थोड़ा क्षमता कम हो जाती है। ठीक है। और साथ ही साथ योग, प्राणायाम, ध्यान करने के कारण हमारी इम्यूनिटी में ये न्यूरोट्रांसमीटर हार्मोन के कारण इफेक्ट होते हैं। अब रही बात खान पान की बात, तो हमें अपने अभी दिनचर्या में रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है तो गर्म पानी से गरारे करना चाहिए, गर्म पानी पीना चाहिए। इससे क्या होगा, गर्म पानी पीने से जो रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है हमेशा क्लियर होते रहता है, या हमारे पानी पीने का जो तरीका है तो ये जो फूड पाइप है वो क्लियर होते रहता है। ठीक है। मुंह में अगर कोई वायरस गलती से भी चला गया तो गर्म पानी से प्रभाव से वो हो जाता है, तो कुनकुने पानी पीना चाहिए। और साथ ही साथ गर्म पानी की भाप अगर हो जाए तो दिन में 2 बार लें, इससे भी बेनिफिट है। यदि कोई नाक में हल्का फुल्का वायरल अगर कहीं से पार्टिकल आ गया तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा भाप लेने से। खान पान में अच्छे फ्रूट्स खाएं, खाना अच्छा खाएं, हाई प्रोटीन डाइट खाएं, तो इससे भी इम्यूनिटी में फर्क पड़ता है। अब माइक्रो न्यूट्रिएंट की बात करते हैं तो हमारे शरीर में जिंक एक तत्व है, जो जिंक और सेलेनियम जो होते हैं ये इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, एंटीऑक्सीडेंट का होते हैं। विटामिन ई होता है एंटीऑक्सीडेंट होता है, विटामिन सी होता है एंटीऑक्सीडेंट होता है। तो दैनिक दिनचर्या में हम यदि अपने खाने में नींबू को शामिल करें तो विटामिन सी की कमी पूरी हो जाएगी। साथ ही साथ विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट भी होता है। यदि जिंक को जिंक के कैप्सूल लें तो हमारी इम्यूनिटी बढ़ेगी। तो इस तरीके से हम अपने शरीर की इम्यूनिटी खान पान से बढ़ा सकते हैं और अपने आप को वायरल के अलावा और भी अदर इन्फेक्शन है उससे सुरक्षित रख सकते हैं। तो यह हमारे खान पान की बात हो गई। हेलो। हाँ, आगे शायद मोहन जी डिस्कनेक्ट हो गए किसी कारणवश, तो हम आगे बात करते हैं। खान पान के अलावा जो और भी दूसरे बचाव के तरीके हैं, यह हमने डिस्कस कर लिया कि कंटिन्यूअसली हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, बार बार हाथ धोना है, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में नहीं जाना है। खान पान में हमने देख लिया कि हमें नियमित रूप से अपने खाने में हाई प्रोटीन डाइट, अधिक से अधिक फ्रूट, नींबू या जिंक और सेलेनियम या विटामिन ई जो रिच पदार्थ हैं वह खाएं, जैसे कि नींबू हो गया, संतरे हो गए, है ना, या जिंक के कैप्सूल हम खा सकते हैं। तो इनके कारण हमारे शरीर की इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। तो यह हो गई हमारे सब इम्यूनिटी को लेकर के बात। इनके अलावा और बात करते हैं हम, जैसे कि कोविड के नए स्ट्रेन को लेकर के जो पैनिक होने वाली बात थी, जो लोग शुरू में नहीं जुड़ पाए हमसे, उनके लिए कि जो कोविड के नए नए स्ट्रेन है, तो कोविड के नए स्ट्रेन को लेकर के भी हमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके लिए भी वही टेस्ट कारगर है, वही वैक्सीन कारगर है। और जो वैक्सीन डेवलप करने वाले इंस्टीट्यूट होते हैं वो सारी तरह की पॉसिबिलिटी लेकर के करते हैं, तो हम करते हैं, तो यह काफी हद तक के वैक्सीन कारगर होगा। तो यह हमारी बात नए स्ट्रेन और शरीर की इम्यूनिटी को लेकर के हो गई। तो मोहन जी, और कोई क्वेश्चन आ रहे हो तो आप पूछ सकते हैं। मेरे ख्याल है दर्शक अभी कुछ और प्रश्न के साथ आ रहे हैं। जब तक हम सामाजिक मुद्दों पे बात कर लेते हैं, जी 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 सामाजिक जी, विषयों बिल्कुल को ले बिल्कुल लेते हैं। जी सामाजिक तौर तरीके जो आजकल समाज सेवा के नए तौर तरीके आप देखने में आ रहे हैं, क्योंकि जी पहले जी ये माना जाता रहा है कि समाज में कोई काम करना है तो कोई मंदिर का निर्माण करना है या धर्मशाला का बनवाना है या परिचय सम्मेलन, सामूहिक विवाह आदि आदि कराने हैं। आपको क्या लगता है कि आज के क्या जरूरत है, आज का समाज सेवा का क्या तरीका बदल रहा है, किस तरह से बदल रहा है, और कौन सी नई चीजें हमें एड ऑन करना चाहिए? एक प्रोफेशनल जी व्यक्ति जी की तरह, एक डॉक्टर के हिसाब से आप क्या सोचते हैं? थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। जी जी। देखिए, जैसे आपने कहा कि जो सम्मेलन होने चाहिए, धर्मशालाएं बननी चाहिए, यह तो बन करके हैं ही। इनके अलावा जो मैं आजकल देख रहा हूँ, इस बात को मैं रखना चाहूंगा कि जो आगे विकास के लिए जो चीजें जरूरी हैं आज के समय में, वह है एक शिक्षा और दूसरा है स्वास्थ्य। क्योंकि शिक्षित और स्वस्थ मनुष्य नहीं होगा तो कहीं न कहीं समाज का विकास होगा। एक शिक्षित और स्वस्थ मनुष्य ही समाज को आगे ले जा सकता है।
मान लीजिए कि कोई व्यक्ति शिक्षित तो है, काफी हद तक के अच्छा शिक्षित है, सब कुछ है, लेकिन बार बार उसका स्वास्थ्य खराब होता है, तो उसकी इकोनॉमी तो स्वास्थ्य के खर्चों में चली गई। का जो प्रॉपर वो जो यूटिलाइजेशन करना चाहता था या कर सकता था, तो वह नहीं हो पाता। तो हमें इस ओर भी ध्यान देना पड़ेगा कि लोगों को अधिक से अधिक शिक्षित करा जाए, अधिक से अधिक शिक्षा के लिए काम किया जाए और शिक्षा के साथ-साथ स्वास्थ्य पे भी काम किया जाए। जैसा कि हम लोगों ने छोटी-सी पहल एक करी है, छू लो आसमान किसने रोका है के माध्यम से, जो हमारे संरक्षक हैं श्री लोकेश लिल्लार जी और भाभी जो हैं साक्षी लिल्लारे जी, और इसमें हम लोग शिक्षा को लेकर के काफी जगह-जगह लाइब्रेरीज वो कर रहे हैं, और बच्चों को बात कर रहे हैं, जो लोग गाइडेंस दे रहे हैं, जो लोग बच्चे निकल रहे हैं, जो पीएससी की तैयारी कर रहे हैं या अन्य कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनमें उन्हें किसी भी तरीके से थोड़ा बहुत फाइनेंशियली हो, शैक्षणिक रूप से गाइडेंस हो या मोरल के रूप में गाइडेंस हो, या उन्हें किसी भी तरह की बुक्स की जरूरत पड़ रही है, समय समय पर गाइडेंस की जरूरत पड़ रही है, तो उस रूप से हम लोग उन्हें गाइड कर रहे हैं। और स्वास्थ्य की दृष्टि से जैसे मैं जगह जगह लोगों को मतलब अपने वीडियोस बनाता हूँ, लोगों को जागरूक करता हूँ कि भैया देखो, आपको अगर यदि बीमारी है तो एक एग्जांपल ले लीजिए, यदि किसी को ब्लड प्रेशर की बीमारी है तो उसे कंटिन्यूस अपने डॉक्टर को निरंतर दिखाना चाहिए, दवाएं अपनी निरंतर खानी चाहिए, उसे लापरवाही नहीं करना चाहिए, क्योंकि ठंड के मौसम में क्या होता है कि बहुत सारी बीमारियां जो होती हैं, जो हार्ट अटैक हैं, पैरालिसिस के जो अटैक हैं, यह बढ़ जाते हैं, खासकर बीपी और शुगर वाले मरीज को। तो क्या होता है कि एक लोग रहते हैं ना कि हमने कुछ दिन दवा खाई, हमें अच्छा लगने लगा, हमने दवा, तो क्या होता है लोग दवा जो बंद कर देते हैं, तो दवा बंद करने के कारण नुकसान हमें बाद में भुगतने पड़ते हैं। तो वो जिन लोगों को मालूम नहीं है, उन्हें समझ ही नहीं पड़ता कि ये चीज हमें किस कारण से हो गई, तो उसका एक रीजन ये होता है कि दवा बंद करने के कारण होती है। तो मेरा प्रयास ज्यादातर ये रहता है कि लोगों को जागरूक करूं, छोटी छोटी गांव में जाकर के कैंप करता हूं कि भैया बीमारी को पहचानो, आप क्या बीमारी है, या अपने जो नियमित रूप से चेकअप कराते रहें। जिन लोगों को शुगर बीमारी है उनको नियमित रूप से शुगर के चेक कराना चाहिए, शुगर के टेस्ट चेक कराना चाहिए, बीपी है तो ब्लड प्रेशर चेक कराना चाहिए, या नियमित रूप से अपनी दवाएं खाना चाहिए। तो यह एक माध्यम है कि लोग किसी भी तरीके से जागरूक हो, क्योंकि लोग जागरूक नहीं होंगे तो वो कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से विकास के मार्ग में उनके आगे खुद आएगा। तो लोगों का जितना शिक्षित होना जरूरी है, उतना स्वस्थ होना भी जरूरी है। मेरे हिसाब से आज के समय में लोगों को बहुत ज्यादा शिक्षित होने की भी जरूरत है और स्वस्थ होने की भी जरूरत है। और स्वस्थ होने के लिए जो जैसे नशा मुक्ति वाली चीजें, जैसे जो दारू का सेवन है, जो हमारे समाज में काफी हद तक के दारू, सिगरेट, गुटखा, इनका सेवन मतलब कम होना चाहिए। लोगों को इसके लिए काम करना चाहिए। हम बात करें शैक्षणिक रूप से, तो शैक्षणिक रूप से यह बात है कि जो एक जैसे मैं जिस समुदाय को बिलोंग करता हूं, तो हम ओबीसी समुदाय से बिलोंग कर रहे हैं। यह एक मतलब एक जनरल चर्चा है इस पर, मतलब एक जो विचार रखने वाली बात है। तो यह मेरे व्यक्तिगत विचार हैं कि जैसे ओबीसी में आने के बाद भी जैसे क्या होता है कि कई स्टेटों में अलग अलग तरीके के रिजर्वेशन पॉलिसी हैं। तो अभी तक के ऐसा नहीं हुआ है कि सब जगह एक ही तरीके की पॉलिसी है, कई जगह 17%, कई जगह 24%, और कई जगह तो आ ही नहीं रहे। तो इसके लिए जो गवर्नमेंट है उसको ओबीसी के तहत जो हमारी लोधी जो जाति है, घुमंतु जाति है, विमुक्त जाति है, इसके तरफ ध्यान देना चाहिए। इसके लिए जो आयोग बना हुआ है उनके मेंबरों को ध्यान देना चाहिए कि जो घुमंतु और विमुक्त जाति के जो होने के कारण जो बेनिफिट हमें होने चाहिए थे वह नहीं हुए। साथ ही साथ आरक्षण जितनी जनसंख्या के हिसाब से जो चीज मिलना चाहिए था वह नहीं मिला है। तो बड़े अधिकारियों और बड़े नेता हैं जो हमारे समाज के, उनको इस ओर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि एक छोटा सा भी बदलाव आने वाले समय में बड़े रूप में दिखाई देता है। बट ज्यादा देखिए, थोड़ा सा भी फायदा मिलने के कारण ज्यादा लोग निकलेंगे। आज लोगों में वैसे ही शैक्षणिक रूप से जागरूकता नहीं है, स्वास्थ्य के रूप से जागरूकता नहीं है, तो शैक्षणिक कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत भी हम लोगों को जो बेनिफिट मिलना चाहिए उसका वह मिल नहीं पा रहा है। तो उसकी ओर गवर्नमेंट का ध्यान आकर्षित करना चाहिए। साथ ही साथ जहां तक एक बात मुझे मालूम चली कि जो हम लोगों के समाज का इतिहास है, अंग्रेजों से लड़ाई का इतिहास है पुराने समय से। तो शायद ऐसा कुछ है कि 1920 के बाद से सन 19
सॉरी, ये 1920 के बाद से क्या हुआ कि सन 1920 के बाद से यह हुआ कि शायद जो फ्रीडम फाइटर की जो देना चाहिए था दर्जा वह नहीं मिल रहा है। तो 1920 के बाद से व्यक्ति जो स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिए उन लोगों को फ्रीडम फाइटर का दर्जा मिलना चाहिए, ताकि उनके जो एक समाज में जो हमारे समाज का जो वर्चस्व रहा है कि जितने फ्रीडम फाइटर बहुतायत रहे तो उनकी संख्या भी बढ़ेगी और उसके बेनिफिट उनके परिवार को अलग मिलेंगे। तो यह दो मुद्दे ऐसे थे कि जो एक सामाजिक दृष्टिकोण से थे। शैक्षणिक दृष्टिकोण से मेरा ये मानना है कि आज भी हमारे समाज में शिक्षा को बढ़ाने की जरूरत है। अधिक से अधिक शिक्षित बनेंगे, अधिकारी बनेंगे, ज्यादातर डॉक्टर बनेंगे या इंजीनियर्स बनेंगे, तो कहीं ना कहीं जितने अधिक लोग हमारे समाज में बनेंगे तो वो क्या होगा कि अपने जिन लोगों को सहायता की जरूरत है या जिन लोगों को जरूरत किसी भी तरीके की जरूरत है वह उनको हेल्प करेंगे। जैसे अभी समाज में हमारे इतने अधिकारी या डॉक्टर्स हैं तो वो कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से लोगों को हेल्प कर ही रहे हैं, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, शैक्षणिक हो, पर्सनल थोड़े से गाइडेंस के रूप में हो, फाइनेंशियली हो, मोरल के रूप में हो, तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों का फर्क पड़ता है। मुझे पड़ा, मुझे मेरी लाइफ में पड़ा था फर्क कि कैसे, जैसे मैं किसी तरीके से मेरी 9th क्लास में 3rd रैंक आई, मैं स्टेज पे पहुंच गया, लोगों ने तालियां बजाई, मुझे इनाम मिला, कुछ प्रोत्साहन राशि मिली, तो वो लगा कि नहीं यार, स्टेज पे जाने के बाद कुछ लोगों में अलग इमेज आती है आपकी। तो ऐसा होता है, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होता है, पढ़ने की मनसा जागती है, क्योंकि 8वीं 9वीं तक के तो ऐसा कुछ होता नहीं था कि हम लोग इतना ज़्यादा कुछ उस समय ज़्यादा संसाधन थे। आज की डेट में बहुत संसाधन है, लोगों को गाइड करने के लिए बहुत सारे माध्यम उपलब्ध हैं और साथ ही साथ बहुत सारे लोग हैं जो आज गाइडेंस कर सकते हैं, बहुत सारी संस्थाएँ हैं। तो कहीं न कहीं इन चीज़ों का बहुत बेनिफिट मिलेगा। लोगों के बड़े अधिकारी होने का, शिक्षित होने का, डॉक्टरों के होने का, तो एक वो रहती है कि हम लोग कहीं न कहीं किसी भी तरीके से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में अपने लोगों को कहीं न कहीं सपोर्ट करने की भावना जागृत होती है। तो अधिक से अधिक लोग शिक्षित हों, अधिक से अधिक लोग अधिकारी बने, अधिक से अधिक लोग अच्छे पदों पर जाएँ, अधिक से अधिक लोग ऐसे पदों पर जाएँ कि बड़े बिज़नेसमैन बने, जो कि अपने नीचे वाले व्यक्ति जो ज़रूरतमंद है, उनको कभी भी सपोर्ट कर सकें। जी, और कोई क्वेश्चन हो तो बताइए। नहीं, बढ़िया, आपने अच्छे से विषय को रखा। देखिए, थोड़ा सा मैं चुने, आपने चूंकि ओबीसी की बात कही, विमुक्त जाति के बारे में भी आपने कुछ बताया है। तो ओबीसी का हमारे मध्य प्रदेश में 14 से बढ़ाकर 27% किया गया था, जिसपे एमपीपीएससी की जो एग्जाम है उसमें 27% आरक्षण देने पे हाई कोर्ट में भी स्टे आया हुआ है। और शेष में छूट है कि मध्य प्रदेश सरकार 27% लाभ दे सकती है अन्य परीक्षाओं में, अन्य एडमिशन में। ये एक बात हुई ओबीसी की। मगर हमारे यहाँ देखा जाए तो अभी ओबीसी का जो वर्ग है उसकी जनसंख्या का प्रतिशत बढ़ के 57% हो गया, 57, जबकि उसके सामने जो हमको आरक्षण मिल रहा है वो काफी कम है। तो मुझे लगता है कि ये प्रतिशत को और फर्दर बढ़ाने की आज जरूरत है। विमुक्त जाति के बारे में मैं बताऊं कि अंग्रेजों का, जैसे आपने बताया कि अंग्रेजों के खिलाफ लगातार हमारी जाति ने आजादी के लिए संघर्ष किया है और उनसे कभी कोई सुलह समझौता नहीं किया, और लगातार हम लोग उनके खिलाफ गोरिल्ला युद्ध लड़ते रहे। हमारे लोग लड़ते रहे, हमारे रियासतदार, जमींदार, जागीरदार, मालगुजार, राजा महाराजा, सब लोग लड़ाई लड़ते रहे, हमारे आम किसान मजदूर वो भी। जब 1857-58 के बाद फ्रीडम पहला प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का जो युद्ध रुका, तो उसके बाद समीक्षा की अंग्रेजों ने और ये पाया कि कुछ जातियां विशेष हैं जो कि इस तरह आजादी के लिए संघर्ष करती हैं। तो उन जातियों को की सूची बना के 127 जातियों को 1871 में 1871 में क्रिमिनल ट्राइब एक्ट में कवर किया गया। तो उन लोगों के लिए कि उसमें अधिकार उनको मिल गया उस एक्ट के थ्रू कि वो जैसे चाहे उनको सजाएं दे सकते थे बिना किसी कोर्ट प्रोसीजर के, और उनकी संपत्तियां नष्ट कर सकते थे, जब्त कर सकते, ऐसा था। तो उसका भी शिकार हमारी जाति को होना पड़ा, लोधी समाज को होना पड़ा। और आजादी का फ्रीडम फाइटर की दर्जे की बात करें तो 1920 के बाद जितने आंदोलन हुए उसमें जिनका नाम आया उनको तो फ्रीडम फाइटर का दर्जा मिलता है।
लेकिन 1920 के पहले के जो हमारे लोगों ने आजादी की लड़ाई को लड़ा, उनको फ्रीडम फाइटर का दर्जा अभी भी नहीं है। आज भी हमारे यहाँ हमारे ऐसे लोग जिनकी दो दो तीन तीन चार चार पीढ़ियां कह दिया गया, उनको फ्रीडम फाइटर कोई भी लाभ नहीं मिल रहा है। तो वो लोग आज भी ये अधिकार नहीं चाहते, उन सुविधा भी नहीं चाहते, बस सम्मान चाहते हैं कि हमने हमारे पूर्वजों ने भी आजादी की लड़ाई को लड़ा है। तो आज की तारीख में अगर लोधी समाज को विमुक्त जाति का दर्जा देशभर में अगर मिलता है, तो ये बहुत बड़ा हमारे पास सर्टिफिकेट हो जाएगा, प्रमाण हो जाएगा कि देश में आजादी की लड़ाई को हमारे पूर्वजों ने लड़ा है। तो इसी के लिए हम लोग भी काम कर रहे हैं। और चूंकि मैं भी राष्ट्रीय आयोग में रहा हूँ, विमुक्त भूमध्य जनजाति आयोग में, और सलाहकार रहा हूँ, विशेषज्ञ रहा हूँ भारत सरकार का। 18 अगस्त को एक लेटर भारत सरकार की जो सचिव है सामाजिक न्याय विभाग के, उन्होंने लिखा है, और ये भी लिखा है कि लोधी समाज को देश के ऑलमोस्ट सभी राज्यों में विमुक्त जाति में शामिल किया जाए। तो मुझे उम्मीद है कि आगे आने वाले समय में इसका लाभ हमारे संपूर्ण समाज को मिलेगा, क्योंकि जी जाति के जी आधार पर किया गया था, व्यक्ति के आधार पर नहीं किया गया। जी। इसका लाभ मिलेगा। तो ये एक जानकारी मैंने आपके साथ जोड़ी, और मुझे लगता है कि आज आप काफी उपयोगी महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। भी आए हैं, स्वास्थ्य के मुद्दे आए हैं, शिक्षा के मुद्दे आए हैं, और मैं एडमिन श्री विजय लोधी से आग्रह करूंगा कि जो भी प्रश्न आए हो हमारे दर्शकों के, वो धन्यवाद सर। हमारे जागरूक समाज के एक सदस्य नए विजय लोधी जी। हाँ, बहुत बहुत मोहन सर। हमारे जागरूक समाज के वाइस प्रेसिडेंट सदस्य नए राष्ट्रीय सवाल है सर कि एक चिकित्सक के रूप में आप समाज के लिए किस प्रकार से काम कर सकते हैं? विजय जी अपना क्वेश्चन दोहराएंगे एक बार, प्रॉपर आवाज नहीं आ रही थी जी। हाँ, बताइए। एक चिकित्सक के रूप में आप समाज का किस प्रकार से सहायता कर सकते हैं, किस प्रकार का दिशा निर्देश दे सकते हैं समाज के लिए? जी देखिए, एक शिक्षक और एक चिकित्सक में ज्यादा अंतर नहीं होता है। जैसे एक शिक्षक बच्चों को पढ़ा करके उसके भविष्य निर्माण में सहायता करता है, उसी तरह एक चिकित्सक एक सामाजिक जो व्यक्ति होता है, सर्व समाज का व्यक्ति होता है, उसको एक स्वस्थ रहने की कड़ी प्रदान कर सकता है, या उसके किसी भी तरीके से बीमारी में किसी भी तरीके से दिक्कतों को ठीक कर सकता है। अब जैसा कि मैंने बताया कि लोगों का स्वस्थ रहना भी एक जो समाज के विकास के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग यदि बुरे व्यसन करेंगे या किसी भी तरीके से गलत नशे के आदी होंगे या बीमार होंगे, तो उनकी जो जमा पूंजी है वो कहीं ना कहीं तो इलाज में खर्च होती है। तो एक चिकित्सक का दायित्व यही होता है कि वह उन्हें उस तरीके से गाइड करे कि हमें किस कदम पे अपनी बीमारी कोई तकलीफ हो रही है तो उसे किस कदम पर डॉक्टर को दिखाना है, नशे से किस तरीके से दूर रहना है, और साथ ही साथ कितने कम से कम खर्चों में हमें वह बीमारी का इलाज करना है। और एक चिकित्सक का दायित्व यह भी होता है कि अपने आजू बाजू के लोग या जो भी जान पहचान के लोग हैं, उनको वह हमेशा एक प्रेरित करता रहे कि हेल्दी लाइफ स्टाइल के लिए कि हमें लाइफ में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। यह एक चिकित्सक के माध्यम से बात हो गई। और एक पर्सनल व्यक्ति के रूप में तो हर किसी का दायित्व बनता है कि वह अपने सामाजिक व्यक्ति को जो उसको हमेशा सपोर्ट करे, या चाहे वो शैक्षणिक रूप से हो, चाहे वो आपके फाइनेंशियल रूप से हो, या किसी भी तरीके से उसकी किसी भी तरीके से हेल्प की जा सकती है। तो चिकित्सक का दायित्व तो यह होता है कि वह हमेशा ही कम से कम खर्चे में आजू बाजू के लोगों को यह देखे कि कम से कम खर्चे में उसका इलाज कैसे किया जा सकता है, या उसे किन किन लाइफ स्टाइल को अपनाना है, हेल्दी लाइफ स्टाइल को अपनाना है, ताकि वह फ्यूचर में होने वाली बीमारियों से बचा जा सके उसके। सर, एक जनरल क्वेश्चन हम लोग का सर जागरूक समाज का, कि हमारा समाज उस गति से तरक्की नहीं कर सका है जितना अन्य समाज तरक्की कर सके। इसका क्या कारण आपको नजर आता है और इसका उपाय क्या है? देखिए, इसका केवल और केवल एकमात्र कारण मैं जो समझता हूं वह है शिक्षा में कमी होना। हमारी जनसंख्या इतनी है, हम लोग संख्या में बहुतायत में, लेकिन क्या है, हम जिस तरीके से शिक्षा ग्रहण कर सकते थे
कहीं ना कहीं किसी न किसी कारण से हम वह शिक्षा जो ग्रहण कर सकते थे वह हम नहीं कर पाए, क्योंकि लोगों का जो सोशल जो दायरा बढ़ता है या जो सोचने समझने की क्षमता बढ़ती है वो शिक्षा के माध्यम से ही बढ़ती है। या तो वह बहुत से अधिक लोगों को मिले। पहले कहते थे ना, लोग कम पढ़े लिखे थे लेकिन बहुत सारे लोगों से मिलते थे तो उससे उतना नॉलेज होता था। आज के समय में भी लोग मिलते हैं, लेकिन शिक्षा एक मूलभूत जरूरत है इंसान की। जब तक कि इंसान शिक्षित नहीं होगा वह हायर चीजों को क्रॉस नहीं कर पाएगा, ज्यादा जगह निकल नहीं पाएगा या फिर ज्यादा तरीके के एग्जाम नहीं दे पाएगा। तो एक शिक्षा ही वह माध्यम है जिससे इंसान का व्यक्तिगत विकास और सामाजिक विकास संभव है। और साथ ही साथ हमें स्वास्थ्य पे तो ध्यान देना ही चाहिए, क्योंकि स्वस्थ रहेगा मरीज तभी भी किसी भी तरीके की शिक्षा को वह अच्छी तरीके से ग्रहण कर पाएगा और अपने आजू बाजू वाले लोगों को प्रेरित कर पाएगा। तो शिक्षा के ऊपर हमें बहुत ध्यान देना चाहिए। अपने बच्चों को अधिक से अधिक पढ़ाएं, शिक्षित करें। मैं इसका एक एग्जांपल बताता हूं। जैसे मैं जब 2016 में दिल्ली में था तो मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था जिसमें हमारे समाज के लगभग पूरे इंडिया के डॉक्टर जुड़े हुए हैं, पूरे इंडिया के डॉक्टर जुड़े हुए हैं। तो उसमें पता था कि यदि पूरे इंडिया में कहीं पर भी समाज में कहीं पर भी किसी को कोई जरूरत पड़ रही है किसी भी तरीके की, तो हम लोग क्या कर पाते कि यदि किसी भी व्यक्ति को कहीं पर भी जरूरत पड़ रही होती थी समाज में, तो हम लोग किसी भी तरीके से उनकी हेल्प कर पाते थे, क्योंकि हम एक ग्रुप में जुड़े हुए थे। जैसे अब मान लीजिए आगरा में किसी को जरूरत पड़ रही, तो हमारे जो आगरा के डॉक्टर साहब थे, तो कहीं ना कहीं वो एक लोगों से मुलाकात या फिर एक जो व्यक्तिगत संबंध है वो बढ़ते हैं। तो कहीं ना कहीं ये परस्पर संबंध जो होते हैं फ्यूचर में काम आते हैं, लोगों की दिक्कतों में काम आते हैं। ऐसा ही एक हमारे एक एग्जाम्पल हुआ बालाघाट में भी। एक बच्ची थी, उसकी कुछ समस्या हुई और कुछ मिस हैपनिंग हो गई, तो समाज के लोगों ने मतलब जिससे जितना बन सकता था उतना चंदा इकट्ठा किया और उस लड़की के परिवार को दिया। देखिए, उस लड़की को तो जो घर वालों की जो क्षति हो गई उसको तो पूर्ण नहीं की जा सकती, लेकिन जो उनके घर से जो कमाई का जरिया था, सोर्स ऑफ इनकम या जमीन जो भी उनका पैसा खर्च हुआ, वो कहीं ना कहीं सामाजिक एकजुटता के परिचय के कारण वह उसकी कमी हुई। तो नो डाउट लोगों को शिक्षित होने की बहुत जरूरत है और संगठित होने की भी बहुत जरूरत है। वो डॉक्टर साहब को सही बात बोली कि जब सामाजिक तौर पे किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर कोई परेशानी आती है तो पूरा सामाजिक संगठन एक साथ काम करता है, उस व्यक्ति को भी लाभ होता है और समाज को भी लाभ होता है। सर, हमारे समाज में बहुत सारे संगठन बनाए हैं, ये समाज के लिए लाभकारी या हानिकारक? विजय जी फिर से बताइए। सर, हमारे समाज में बहुत सारे संगठन बन रहे हैं सर, जी सामाजिक जी संगठन बन रहे हैं, ये समाज के लिए हितकारी है या अहितकारी है? देखिए, इस बारे में मुझे ज्यादा मतलब मेरी उम्र जैसे केवल 36 साल है, तो मैं इस बारे में ज्यादा कह नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं इन सब चीजों में ज्यादा इन्वॉल्व रहता नहीं और मुझे इस बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, क्योंकि मैं किसी भी संगठन का पार्ट नहीं हूं। लेकिन हाँ, जितने संगठन हैं वह सब अपनी अपनी जगह अच्छा कर रहे हैं। संगठन के होने से यह नहीं है कि अलग अलग संगठन होगा तो उसका नुकसान ही होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते। आप अलग अलग संगठन अपने रीजन के हिसाब से हो सकते हैं, इंदौर के हिसाब से हो सकते हैं, जबलपुर के हिसाब से हो सकते हैं, स्टेट के हिसाब से हो सकते हैं। लेकिन हाँ, संगठन के अधिकता होने का फायदा तभी होगा जब किसी जरूरतमंद व्यक्ति के लिए वह सारे संगठन एक साथ मौजूद हो, हर मुद्दे पर एक साथ खड़े हो, तभी किसी भी संगठन के होने का औचित्य है। अन्यथा यदि कोई संगठन किसी भी मुद्दे पर एक साथ खड़ा नहीं है तो मैं नहीं मानता कि वो संगठन होने का कोई फायदा है समाज में। संगठन हो उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन संगठन संगठित तब हो जब किसी चीज की जरूरत हो। जैसे कोई भी मुद्दा हो तो सारे संगठन एक होना चाहिए। डॉक्टर साहब, आपको जो आपने बात बोली, आपको ऐसा नहीं लगता है कि हमारे समाज में एक संगठन होना चाहिए, एक संविधान होना चाहिए जिसके अनुसार सभी संगठन एक तरह से एक काम कर सकें, एक संविधान एक संगठन? देखिए क्या होता है कि होना तो यही चाहिए। जैसे अब भारत देश भी एक है लेकिन अलग अलग राज्यों के हिसाब से पॉलिसी अलग अलग हो जाती है, उसी तरीके से मेरा मानना है कि ऐसा हो सकता है कि अलग अलग जगह के लोगों के हिसाब से उनके जो पॉलिसीज हैं या जो मोटोज हैं, एक क्षेत्रीय उसको देखते हुए चीजें चेंज हो जाती होगी। मेरा जो पर्सनल व्यू इसमें यह है कि संगठन कितने भी हो, लेकिन वह संगठित होना चाहिए किसी भी मुद्दे को लेकर के। संगठन होने में कोई बुराई नहीं है
और ऐसे देखा जाए तो संगठन एक ही हो, बट लेकिन जो चीज है उसको वह हमारे हाथ में नहीं है ना कि हम लोग संगठन को, सभी संगठन को मिला करके एक हो जाए। या तो जो संगठनों के प्रमुख हैं या उनके हाथ में है, या अलग अलग स्टेट के जो संगठन के जो पदाधिकारी गण हैं उन लोगों के हाथों में है कि सभी संगठन को मिलजुल करके काम करना चाहिए, एक ही संगठन हो जाना चाहिए। सर ऐसा कुछ हो सकता है कि हमारे जो, आपको क्या लगता है कि जो बहुत से संगठन अलग अलग काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी कोर टीम होना चाहिए जो समाज की दिशा निर्देश दे सके कि हम इस क्षेत्र में ये काम करना है। कोई शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा है, कोई आर्थिक क्षेत्र में काम कर रहा है, कोई सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहा है, लेकिन एक उनकी एक कोर टीम होना चाहिए जो पूरे समाज को दिशा निर्देश कर सकती है कि यहाँ पर करने पर हमें फायदा होगा। अभी क्या होता है, एक संगठन की विचारधारा अलग है, दूसरी संगठन की विचारधारा अलग है, तो क्या होता है लोग समझ नहीं पाते कि किसको जाना है। लेकिन अगर एक कोर टीम होगी जो निर्णय ले पाएगी कि भाई इस तरीके से हमें इस जगह पे जाना है, तो वो समाज के लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। देखिए, मैं जब से एक बात कर रहा हूँ कि संगठित होने की आवश्यकता है, संगठित होने की आवश्यकता है, चाहे वह किसी भी मुद्दों के लिए हो। जब तक कि हम संगठित नहीं होंगे ये चीजें पॉसिबल नहीं होंगी। और इन सब मुद्दों के लिए जो संगठन है अलग अलग, उनके लिए तो उनके पदाधिकारी या जो बड़े जो नेतागण हैं या बड़े अधिकारी लोग हैं या जो बड़े पदाधिकारी हैं संगठनों के, या उनके आपसी सामंजस्य को लेकर के ही यह बात होगी। मेरा भी मानना यह है कि एक समाज के हिसाब से एक संगठन होना चाहिए, बट क्षेत्रीयता को देखते हुए या अलग अलग लोगों को देखते हुए शायद अलग अलग संगठन काम कर रहे हैं। इसमें आप और हम केवल एक अपना सजेशन ही दे सकते हैं, बाकी तो करना उन्हीं लोगों को है। लेकिन मेरी पर्सनल फीलिंग ये है कि संगठन एक हो ना हो, लेकिन जब भी जरूरत हो तो सारे संगठन को किसी मुद्दे पर एक होना चाहिए। जब भी किसी समाज के किसी व्यक्ति पर विपत्ति आए, एक होना चाहिए। जब भी किसी की जरूरत की बात आए या किसी को हेल्प की बात आए, एक होना चाहिए। जब भी समाज के अधिकारी बनाने की बात आए, एक होना चाहिए। जब भी शैक्षणिक रूप से किसी को सहायता करने की बात आए, एक होना चाहिए। जब भी किसी कहीं पर भी कोई पॉलिटिकल किसी को सपोर्ट की बात आए तो सारे संगठन एक होना चाहिए, क्योंकि हमारी इतनी जनसंख्या होने के बाद भी हमारे पास हमारे पॉलिटिकल लीडर्स कम हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे पॉलिटिकल लीडर्स बढ़ेंगे, शैक्षणिक जो बड़े अधिकारी हैं वो बढ़ेंगे, समाज के किसी भी बिजनेसमैन बढ़ेंगे, तभी हमारे समाज का विकास हो पाएगा। हाँ बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने बहुत बढ़िया बात बोली कि हमें हर मुद्दे पे जो समाज के हित में उस पर एक साथ होना पड़ेगा। मैं मोहन सर से अनुरोध करता हूँ कि सर आपकी ओर से कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं सर। नहीं, मुझे लगता है इस विषय को डॉक्टर जयप्रकाश लिल्लारे जी ने बहुत अच्छे से कवर किया है कि जो चिंताएं जताई है उन्होंने ये भी बताया। मैं वापस से एक बार फिर दोहराना चाहूंगा कि डॉक्टर लिल्लारे ने ये फिर से बताया है कि कोरोना के जो वैक्सीन आया है वो कोरोना का इलाज नहीं है, वो कोरोना का बचाव है। और उसका प्रभाव वैक्सीन लगाने के बाद भी आने में समय लगता है। जब तक आपको बचाव करना है, एहतियात बरतना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखना है, मास्क लगाना है, बार बार हाथ धोना है, और ये प्रक्रिया आपको आगे भी जारी रखना है। वैक्सीन लगाने मात्र से आप सुरक्षित हो गए ऐसा मानना ठीक नहीं है। और इसके साथ ही कोरोना का जो नया रूप स्वरूप स्ट्रेन देखने में आया है उसके बारे में भी उन्होंने बताया। बचाव का तरीका वही है, बस प्रकार बदल गया है, संक्रमण का तरीका बदल गया है, और लोगों को बचाव रखना है, अपने आप को दूर रखना है। और उन्होंने ये भी बताया कि अपना इम्यूनिटी पावर, प्रतिरोधक क्षमता शरीर की यूं भी भारतीय लोगों की ठीक रहती है क्योंकि हमारे जीन है उस तरह का है। लेकिन हमें योग, ध्यान और पैदल चलना, ब्रिस्क वॉकिंग और खान पान में अपने थोड़ा परिवर्तन करके अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। सामाजिक मुद्दों पर भी उन्होंने खुलकर चर्चा की, अपनी बात रखी, और हर बात का यही जवाब था क्योंकि उन्होंने कहा कि उनकी उम्र इस लिहाज से उतनी नहीं है कि सामाजिक बड़े मुद्दों पे वो अपनी राय व्यक्त करें। लेकिन उन्होंने फिर भी उसका सूत्र वाक्य को ये है कि सब लोग मिलकर बैठकर बात करें और संगठित रहेंगे और संगठन में रहेंगे तो समाज आगे बढ़ेगा। और उन्होंने ये बात फिर से दोहराई है कि शिक्षा और स्वास्थ्य दो मुद्दे हैं जिस पर ध्यान रखकर उस पर फोकस करके हम अपने समाज को स्वस्थ भी रख सकते हैं और शिक्षा के क्षेत्र पे आगे भी बढ़ा सकते हैं। ओबीसी वाले मुद्दों को पे भी उन्होंने बात की, विमुक्त जाति वाले मुद्दे पे भी उन्होंने बात की, और सामाजिक कार्यों का रूप स्वरूप, समाज सेवा की दिशा क्या हो, इस पे भी उन्होंने बताया। मुझे लगता है डॉक्टर वेद प्रकाश लिल्लारे, जिन्होंने इंदौर, दिल्ली, बॉम्बे हॉस्पिटल, इंदौर ऐसे बड़े बड़े शहरों में, कटनी में भी अपनी शिक्षा भी की और उसके बाद प्रैक्टिस भी की,
और कंसल्टेंट भी रहे। उसके बाद वो बालाघाट में हमारे अपने लोगों के बीच जाके काम कर रहे हैं। ये बहुत गर्व की बात होनी चाहिए, और बहुत बड़ा एक उनका सामाजिक दृष्टिकोण इसके पीछे है। तो मैं इस सब चीज के लिए उनकी बुरी बुरी प्रशंसा करता हूँ। और आखिरी संदेश आज के युवाओं के लिए वो कुछ बोलना चाहते हो तो वो अपनी बात रखें थोड़ा संक्षिप्त में, थोड़ा समझाते हुए, और फिर एडमिन विजय लोधी जी आभार व्यक्त करेंगे। देखिए, धन्यवाद सर। मेरी लोगों से यही अपील है कि अधिक से अधिक लोग, जितने जो पढ़ने वाले लोग हैं उनकी सहायता करें, पढ़ने वाले बच्चों की सहायता करें, क्योंकि ये वही लोग हैं जो आगे चल करके आप इनकी सहायता करेंगे और यह कुछ बन जाएंगे तो यह बाद में जाकर के 10 लोगों की सहायता करेंगे। देखिए, इंसान सब कुछ भूल सकता है लेकिन किसी की सहायता कभी नहीं भूलता। उसे जैसा मिलेगा वो वैसा बांटेगा बाद में। तो अधिक से अधिक लोग पढ़ने वाले बच्चों की सहायता करें बाद में, ताकि वह दूसरे बच्चों की सहायता कर सके। और मेरे जो देखने वाले व्यूअर्स हैं उनसे यही एक अनुरोध है कि शिक्षा के लिए छू लो आसमान किसने रोका है पेज पे जाकर के देखें। शिक्षा के अलग अलग जो भी गाइडेंस प्रोग्राम होते हैं उसमें उसे सुने। और स्वास्थ्य के लिए मेरे 2 पेज हैं, dr. वेद प्रकाश लिल्हारे, डॉक्टर वेद प्रकाश लिल्हारे, और वेद हेल्थ केयर। इनमें मैंने काफी वीडियो बना के रखे हैं जो लोगों को जागरूक करते हैं बीमारी के प्रति, या किसी भी तरीके से की स्वास्थ्य समस्याओं की जानकारी हेतु तो आप उस पेज में जाकर के वहां से मेरा नंबर डायरेक्ट मुझसे बात कर सकते हैं। और मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि मैं लोगों को किसी भी तरीके से की कोई समस्या में रहे तो मैं उसकी हेल्प कर दूं, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका कैसे भी तरीके से काम निकल जाए। डॉक्टरों की पूरी टीम है, मैं नहीं कर पाऊंगा तो कहीं ना कोई जिस जगह पर कोई संबंधित डॉक्टर होगा वो उनकी हेल्प जरूर कर देगा। तो छू लो आसमान किसने रोका है शिक्षा के क्षेत्र के लिए यह पेज ज्वाइन करें, छू लो आसमान किसने रोका है। और स्वास्थ्य की दृष्टि से यदि देखना चाहे तो मेरा पेज डॉक्टर वेद प्रकाश लिल्हारे या वेद हेल्थ केयर, इसे जाकर के ज्वाइन कीजिए और लोगों की हेल्प करिए, संगठित रहिए, शिक्षित रहिए। और किसी भी तरीके से स्वास्थ्य के लिए कुछ जरूरत पड़े तो मुझे कभी भी बेहिचक फोन कीजिए। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, मेरा अंतिम प्रश्न है डॉक्टर साहब कि आप जी समाज जी। की किस देखना चाहते हैं? देखिए, हर कोई व्यक्ति चाहता है कि हमारा समाज सबसे अच्छा हो, सबसे शिक्षित हो, सबसे धनी हो, सबसे पावरफुल हो। हम शिक्षित कुछ लेवल तक के हैं, पावरफुल कुछ लेवल तक के हैं, धनी कुछ लेवल तक के हैं। सभी लोग, ऐसा नहीं है कि सभी लोग धनी हैं, सभी लोग पावरफुल हैं, सभी लोग शिक्षित हैं। गिने चुने 5% या 10% बोलेंगे तो वैसा है। लेकिन यदि समाज शिक्षित होगा, आप मेरी बात को गौर करिएगा, जब से मैं जब बोल रहा हूं तो बस केवल मेरी बातों में 2 ही चीज आई है, शिक्षित होगा, स्वस्थ होगा, तभी समाज का विकास होगा। तो शिक्षा एक ऐसा अस्त्र है जिसे कोई छीन नहीं सकता। समाज के अधिक से अधिक लोगों को शिक्षित करिए, समाज के अधिक से अधिक पढ़ने वाले बच्चों को हेल्प कीजिए, पढ़ने वाले बच्चों को पुश कीजिए, उन्हें धक्का दीजिए कि भैया हाँ तू कर सकता है, कर। जो बड़ी नौकरी नहीं करेगा, छोटी नौकरी करेगा, क्योंकि कोई भी बच्चा यदि एक छोटी मोटी नौकरी में भी कर गया तो वह कम से कम दूसरों को तो नहीं, अपने घर को तो संभाल लेगा। तो मेरा यही है कि शिक्षा की ओर हमें और हमारे संगठनों को ध्यान देना चाहिए। हम लोगों को जितने शिक्षित जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनकी हेल्प करना चाहिए। और अच्छी शिक्षा और अच्छे स्वास्थ्य के कारण ही हमारे समाज का विकास मुमकिन है। तो हमें शिक्षा पे ही ज्यादा ध्यान देनी चाहिए। डॉक्टर साहब, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि हमें शिक्षा और यदि शिक्षा और स्वास्थ्य वहाँ कार्य होता है समाज आर्थिक रूप से सबल होगा और आर्थिक रूप से सबल होगा। मैं डॉक्टर साहब आपका जागरूक समाज मंच के पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने पटल पे आके आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी समाज के लिए दी और हमारे जो नौजवानों का मार्ग प्रशस्त किया। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद।